चलिए, आज पहला दिन है संधि का, पहला दिन, और संधि के बारे में थोड़ा सा लेक्चर होना ही चाहिए भाई। संधि जो कि संस्कृत के लिए मिनिमम भी तो 8-10 नंबर के आसपास आएगा, एकदम 8-10 नंबर पक्का उसमें है। और हिंदी में भी कम से कम हिंदी में 4-5 नंबर पक्का है। मतलब ओवरऑल पूरा हम कहेंगे कि 10 से 15 नंबर, 10 से 15 नंबर हाथ में है ना। तो 10 से 15 नंबर हमको आ जाएगा इसको पढ़ने से, और बाकी बच्चा लोग खाली गधांत बना लेगा तो पास वैसा ही हो जा रहा है, ठीक है ना। तो भाई रे, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आज पहला क्लास है, मतलब पार्ट 1 इसको बोल देते हैं, पार्ट 1। तो जितना दिन भी चले, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 5 क्लास में, 4 क्लास में, जितना क्लास में कंप्लीट हो जाएगा उतना के अनुसार में चलते जाएगा। तो संधि मतलब क्या? संधि मतलब दो वर्णों के परस्पर मेल तथा उसमें उत्पन्न होने वाले परिवर्तन। हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो इसमें पढ़े थे वर्ण, मतलब वर्ण विचार में वर्ण विचार, जैसा कि मेन नाम ही है इसका कि व्याकरण के एक तरह का एक मतलब कि अंग है वर्ण विचार, और वर्ण विचार का ये लास्ट अंग है, यानी कि संधि 7वां नंबर वाला ना। बाकी जितना भी पीछे तक पढ़े वो सब साइड रखिए, और ये इसका लास्ट अंग है। तो जब वर्ण चैप्टर में आया है तो हम जाहिर सी बात समझ सकते हैं सर कि वर्ण में सर तो वर्ण का ही मेल होना चाहिए, क्योंकि वर्ण चैप्टर से है तो वर्ण का मेल। अब अगर दूसरा चैप्टर से रहता तो दूसरा के बारे में सोच सकते थे। तो ये लास्ट है वर्ण विचार का। तो यहाँ से ही हमको पता चल रहा है कि वर्णों के मेल होगा, और जब भी वर्ण के मेल होगा तो कुछ नया वर्ण बनेगा। जैसे केमिस्ट्री में होता है कि एक केमिकल दूसरा केमिकल से रिएक्शन करता है तो तीसरा बनता है। बायोलॉजी में भाई रे, माता पिता से बाल बच्चा बनता है। तो जस्ट इसी तरीका से सारा कंडीशन में ऐसा ही है, इसमें भी वैसा ही है। दो जोड़ते तो एक तीसरा अंक बनता है। इसी तरीका से हिंदी में भी कोई ना कोई वर्ण जोड़ेंगे तो एक नया वर्ण बनेगा ही बनेगा। जस्ट वही संधि है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि बोलते हैं। मतलब कि दो गो वर्ण मिला और कुछ नया बन गया, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो जाता है, वही संधि होता है। यहाँ पर शॉर्टकट में भी लिख दिए हैं, जिसको नहीं याद रहेगा ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। संधि शब्द का अर्थ है मेल, ठीक है ना। पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो गया कि संधि शब्द का क्या अर्थ है सर, मेल। और कभी कभी ये तुम्हारा डिफिनेशन ही ऑप्शन में रहेगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न करता है उसे कहते हैं डॉट डॉट कहते हैं, तो संधि कहते हैं। और वहां रह जाएगा कि पदों के मेल से तो समास, तो जो कि पद वाला में पढ़ाएंगे। संयोग के बारे में तो कल ही लिख दिए थे, मतलब पीछे क्लास में, तो पिछला क्लास वाला पढ़ा हुआ था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। संयोग में क्या होता था, वर्णों का मात्राओं का योग होता था। संयोग मतलब उसमें मात्रा जोड़ते थे, का में ओ जोड़ देंगे, ओ को हो गया, इस तरीके से जो भी था वो सब संयोग में जोड़े थे। अब यहाँ समझते हैं विकार के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि संधि में विकार उत्पन्न कर रहा है। तो ये क्या है विकार? विकार शब्द परिवर्तनवाचक है। परिवर्तनवाचक मतलब क्या, बदलने वाला, जो एक नए स्वरूप में सामने आता है, नया रूप में सामने आता है, रहेगा कुछ और जैसा है विकार उत्पन्न करेगा तब बन जाएगा कुछ और। जैसे सपोज दैट सर कि दोनों आ और आ मिल रहा है, एक नया बना दे रहा है आ। अगर इसी में हम सर आ और आ करेंगे सर, तभी मेरे को नया बना कर देगा आ। तो जस्ट और भी इस तरीके से कई सारा एग्जांपल है कि जब भी दो को मिलेगा तो तीसरा बनेगा, कुछ ना कुछ अलग बनेगा। अब चलते हैं संधि के भेद। ये भी एग्जाम में पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3। संधि के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव, 2-3 ऑब्जेक्टिव मेरे को मिल गया है। तीनों भेद के नाम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ से आगे चलते हैं। सारा चीजें ओवरऑल हिंदी पढ़ो चाहे संस्कृत पढ़ो, सभ्य में सेम रहेगा। बस इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही तो मेन एक्चुअली संस्कृत चालू होता है। यहाँ तक सब हिंदी संस्कृत में डिफिनेशन सेम मिलेगा। संस्कृत में खाली एक ही चीज याद रखना है, और उसके बाद में पूरा हिंदी मुंह चिपका देना है। लास्ट में 2 बिंदु, संस्कृत में खाली 2 बिंदु आ जाएगा लास्ट में, या तो हलंत आ जाएगा, हलंत के साथ में बिंदु आ जाएगा, जो भी आ जाए, खाली बिंदु आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये संस्कृत का ये संधि विच्छेद है, संधि वगैरह। जैसे सपोज दैट कि इसी में से एक आदमी कोई उठा लेते हैं, जैसे कि देव प्लस में अंश, तो यहाँ पर तो संस्कृत में खाली ऐसे लग के मिलेगा, देव प्लस में अंश है, देवांश ऐसे खाली तो मिलेगा। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं रहेगा संस्कृत में। तो हम क्यों बार बार एक ही चीज को रिपीट करें? एक बिंदु खातिर हम बार बार रिपीट करेंगे? इतना कॉमन सेंस नहीं लगाने आएगा लेकिन को कि क्या है से। बस इसके अलावा कोई संस्कृत में चेंजेस नहीं रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। तो हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे और संस्कृत में संधि को नहीं पढ़ेंगे।
ताकि हमारा समय बच सके। बार बार एक ही चीज को पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ, अब चलते हैं यहाँ से। अब स्वर संधि की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा तीनों जो लिखे हैं, तीनों प्रकार, ये तीनों प्रकार के बारे में थोड़ा सा ऊपर में ही बता दिए हैं। हमारा नीचे से चालू होगा सबके बारे में डिटेल, लेकिन थोड़ा सा हल्का ऊपर मिलना चाहिए। सबके बारे में थोड़ा सा तो बात पता होना चाहिए ना, ताकि हम उसके बारे में कुछ कल्पना कर सके, सोच सके कि आगे हमको और कैसे पढ़ना होगा। तो यहाँ पर बता दिए हैं कि स्वर संधि में विकार स्वरगत होता है। मतलब क्या सर, कि स्वर संधि में जो भी वर्ण मिलेगा ने, तो जो विकार उत्पन्न करेगा वो स्वर वर्ण ही आएगा। आ और अ मिला तो अ बना, तो स्वर वर्ण ही आएगा, स्वर ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने। स्वर में स्वर ही आएगा। और व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन में व्यंजनगत और व्यंजनगत, यानी कि व्यंजन में व्यंजन वाला आएगा, जो भी उसका बाद में आएगा तो व्यंजन वाला ही आएगा। जैसे अभी एग्जांपल देंगे, विसर्ग में संधि का प्रभाव सीधा विसर्ग पर पड़ता है, और जब विसर्ग पर प्रभाव पड़ेगा तो वहां पर जो कोई भी चीज रहेगा वो आधा हो जाएगा। मतलब कि आधा के उच्चारण स्थान में आएगा, उच्चारण आएगा। जैसे यहाँ पर तीनों के लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे देव प्लस में अंश। यहाँ पर देखो देव वा, तो वा में हलंत वगैरह नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आ छुपल है। अंश में भी सर आ छुपा हुआ है, तो आ और आ मिलकर क्या बना, आ। तो आ पर खाली क्या हो गया सर, ये बिंदु था तो बिंदु ना, खाली आ ही नहीं यहाँ पर चेंज हुआ, और कुछ चेंज हुआ। देव प्लस में अंश, तो यहाँ पर देव वांश, क्योंकि दोनों मिलने के बाद आ बना, और जैसे जैसे सब था बिंदु वगैरह सब वैसा ही को वैसा ही। तो इसमें क्या आया, स्वर, स्वर मिला, आ ही मिला, आ मतलब आ ही मिला और आ बन गया, मतलब दोनों में सेम टू सेम चीजें। अब यहाँ देखो जगत प्लस में अम्बा, तो जगत में यहाँ देखो ता हलंत के साथ में है, यहाँ पे इसमें खाली डायरेक्टली ता है, और यहाँ पर अम्बा यानी कि इसमें आ है। ता और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, दा बनेगा। व्यंजन का कंडीशन एकदम चेंज रहेगा। स्वर वर्ण तुमको बढ़िया समझ में आ जाएगा, स्वर संधि बढ़िया समझ में आ जाएगा। व्यंजन में जाओगे वहां से एकदम डिफिकल्ट हो जाएगा, पूरा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को समझना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अक्षरिया बदल जाएगा। ता और आ मिल गया, दा बन गया। जगत दम्बा, जगदम्बा, जगदम्बा, जितना चीजें था सब वही है, ता और आ मिला तो दा बन गया, बस एक चीज। तो जो चेंज हुआ वो क्या बना, व्यंजन बना। तो स्वर संधि में स्वर बनेगा, व्यंजन संधि में व्यंजन बनेगा, और विसर्ग संधि में विसर्ग ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन विसर्ग की वजह से वो आधा कर देगा। पूर्व प्लस में कार है, पुरस्कार, यहाँ पर रा के साथ में आधा सा विसर्ग की जगह पर आधा सा यहाँ पर कैप्चर किया, और इसके लिए जैसा है डिटेल में चलेंगे तबे समझ में आएगा पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा मोटा एग्जाम्पल बताए हैं। ऐसा नहीं कहना है कि यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैसे आया उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 बड़ी बड़ी नियम है, तो 13 में से कौन नियम आ गया वो तो डिटेल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अगर अभी बताना होता तो फिर शुरुआत कहाँ लिखे थे, जहां तहां से बता देते। तो सबको जब सीरियल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इतना नॉर्मल है जो कि तुम लोग को, और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है वो स्वर से ज्यादा आता है, और स्वर वाला इजी भी पड़ता है, और बाकी थोड़ा कम आता है। मतलब कि सबसे ज्यादा नंबर 1 पर स्वर, फिर व्यंजन और फिर विसर्ग में, ऐसे नंबर बांटा हुआ है 1 2 3 करके। तो हम लोग स्वर संधि में चलते हैं, और स्वर संधि का पहले पांचों समझेंगे, क्योंकि इसका भी 5 प्रकार होता है। तो पहले इसका डिफिनेशन, स्वर संधि क्या, तो जैसे कि अभी ऊपर ही हमने बता दिया गया कि स्वर संधि में स्वर मिलेगा, स्वर ही बनेगा, जो भी कुछ होगा सब स्वर से होगा। तो इसमें वही है, जहां किसी स्वर के साथ किसी स्वर का ही मेल हो वहां स्वर संधि ही होता है। स्वर मिला, दोनों दोस्त, और फिर स्वर ही बनेगा, जस्ट यही है स्वर संधि। तो स्वर संधि के भेद 5, ये भी एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिए। इतना में जितना है ना सारा सारे एग्जाम में ही आता है, कखनी कौन वाला पूछेगा से किसी को नहीं पता है। स्वर संधि मतलब कि किसे कहते हैं, तो जहां पर 2 स्वर मिलेगा तीसरा स्वर बना तो स्वर संधि हो जाएगा। और इसका भेद के होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांचों के नाम जरूर याद रख लेना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब सबका एक अलग अलग कंडीशन होगा, जिसमें कुछ नया नया शब्द बनेगा, और तुमको लगेगा कि पहली बार हम ये सीख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले तो सीखा भी नहीं होगा। ज्यादातर 9 में ये सब, ज्यादातर 9 में भी कहाँ, 10th 9 में, हाँ 10th 9 में मिला जुला करके आधा आधा पढ़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन शुरुआती में 8 7 में तो हम जल्दी
देखो नहीं कि कोई टीचर पढ़ाते भी हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ संधि से। आज पहला ही रहेगा, पहला संधि के बारे में ही, और इसी पर होमवर्क भी मिलेगा बहुत सारा, और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन तुमको मैच भी करेगा, देखना जाकर के चेक करना। दीर्घ संधि को संस्कृत में नाम है आकाश सर्वने दीर्घ, ठीक है ना। आकाश सर्वने दीर्घ ये संस्कृत में है, संस्कृत यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ताकि हमको दोबारा पढ़ाना ना पड़े, खाली नाम, बाकी सब चीजें सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दीर्घ में क्या सर, यहाँ पर देखिए, जहां हस्व या दीर्घ आ ई उ री में से किस से यदि वही स्वर मिले तो वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। इसका क्या मतलब सर, यहाँ पर देखिए जो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, चाहे तो छोटका मात्रा वाला चाहे बड़का मात्रा वाला, दोनों में से कुछ भी मिलेगा हमेशा बड़का बनेगा, ठीक है ना। मैथा में जैसे करते थे, माइनस गुने माइनस करते थे तो प्लस आता था, जो भी करते थे ना वैसे कुछ उसी तरीका से प्लस करते थे, प्लस प्लस तब भी प्लस आता था, कुछ उसी कंडीशन से यहाँ पर भी है। ह्रस्व मैंने सर छोटका छोटका मात्रा वाला, जैसे आ ई उ जो भी हो जाए, और दीर्घ मैंने सर बड़का वाला आ ई उ री, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसी वजह से तुम ये समझ सकते हो कि ह्रस्व मैंने छोटका छोटका, दीर्घ मैंने बड़का आ, बड़का ई, बड़का उ, ये सब जब आएगा और जब भी मिलेगा तो जब भी बनेगा वो बनेगा बड़का ही बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए हैं कि अगर आ प्लस आ मिला तो आ बना, अगर एक बीच में आ प्लस में आ रहता तब भी आ बनता, अगर इसी में दोनों आ रहता तब भी आ बनता। तो इतना लिखना जरूरी है, जब समझा रहे तो समझना जरूरी है, इतना लिखना जरूरी नहीं है, लिखने से क्या कॉपी भरा हुआ देखने में लगेगा, समझ लेंगे भाई तो छोटा से छोटा चीज लगेगा देखने में। कोई चीज जितना ज्यादा छोटा होता है बच्चा को उतना ही आसानी पड़ता है। अगर हम पूरा बोर्ड भर भर के दम लिखते जाएंगे और लंबा लंबा, लेकिन का दिमागे से उड़ने लगेगा, करिए इतना मनी पढ़ना है यार, हमने पढ़ो 10 में ऐसे हो जाएगा फिर। अब अगर उसी को हम शॉर्ट में निकाले, इसके लिए एग्जाम्पल किताब में क्या था, 10 से 15 का एग्जाम्पल था इसका, सभ्य पर तुम जोड़ सकते हो, सभ्य छरिये में 3-3 को बना करके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, 4 से 12, 10 को से पार। अब उतना एग्जाम्पल लिखेंगे तो कॉपी में आधा लगेगा, कह रहे इतना मनी है यार कैसे याद रखेंगे, लेकिन नियम याद रखेंगे तो सभी याद रहेगा, ठीक। अब इन सभी में देख लेते हैं थोड़ा सा, दीर्घ संधि में दोनों स्वर मिलकर दीर्घ रूप में परिणित हो जाते हैं, जो कि डिफिनेशन में वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डिफिनेशन वाला कुछ चीजें इसमें भी है। अब इसका एग्जाम्पल समझते चलिए, जैसे अन प्लस में अभाव, अब यहाँ अन देखो, यहाँ पर ना में आ छुपल है छोटा, मतलब कि क्योंकि हलंत नहीं है तो आ छुपल है, यहाँ पर पहला ही हम आ गया आ और आ दोनों मिलेगा तो आ हो गया, बस यही तो मेन काम था मेरा। तो जब आ बना तब खाली पहिए ना चढ़ेगा, है ना, अन्ना भाव, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा अन्ना भाव। अन्ना भाव याद आ गया हमको, फिल्म वाले का अन्ना होता था ना गुंडवा अन्ना भाव ठीक। अगर यहाँ पर कुछ और भी रहता, यहाँ पर आ भी रहता सर तब भी मेरे पास आ ही बनता, अगर यहाँ पर आ रहा था तब भी अन्ना भाव ही बनता, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना नहीं कि गलत हो जाएगा सर, अन्न प्लस में अभाव अन्ना भाव, अन्ना प्लस में अभाव तब भी अन्ना भाव, अन्ना प्लस में अभाव तब भी अन्ना भाव, क्योंकि तीनों का कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि छोटका मिले चाहे बड़का मिले, बनेगा तो बड़के बनेगा। ऐसा भूल में मत रहना, नहीं कह रहे यार ये को सर एग्जाम्पल दिल का और बनावे लेने 4 गो अलग अलग तरीके से और दिमाग से उड़ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। जो मैटर समझाया जा रहा है बस उसको सोचना है कि आ रहेगा तब भी अन्ना भाव बनेगा, एगो हिया आ रहेगा तब भी सेम, अगर दोनों में आ रहेगा तब भी सेम, मतलब कि जो बनने वाला है वो एकदम सेम टू सेम ही बनेगा। ये तो हो गया आ के मैटर में। अब ई के मैटर में, कवि प्लस में इंद्र, यहाँ पर देखिए कवि में छोटका ई के मात्रा उड़ाया हुआ है, और इसका वाला मतलब सर ये भी छोटका ई के मात्रा है ना, तो जब भी छोटका छोटका ई बनेगा तो क्या कौन सी बनेगा, बड़का ई, तो जस्ट वही चीज हो गया है, तो बड़का ई बनेगा इधर पट्टी से, तो का वी, तो का और वी बन जाएगा बड़का, कावी प्लस में इंद्र, तो कविंद्र, क्योंकि यहाँ पर इंद्र पहले से, ठीक है सर, और यहाँ पर कव पहले ही से है, तो खाली ई वाला ई पट्टी से उड़ा दिया गया है, मतलब छोटका छोटका मिला तो बड़का ही बन गया कविंद्र। अगर एकरा में भी यही पट्टी से उड़ा था तब भी यही बनता, अगर एकरा में ये बड़का ई रहता तब भी यही बनता, एकरों में भी पट्टी से उड़ा रहता तब भी यही बनता।
मतलब छोटका रहे, बड़का रहे, बड़का बड़का रहे या छोटका छोटका रहे, सब में बड़का ही बनेगा, सीधी बात है। ठीक है, आगे लघु प्लस में उत्तर। लघु में यहाँ पर छोटका ऊ सर, देखिए यहाँ पर इधर पट्टी वाला को हम लोग छोटका बोलते हैं, और यहाँ पर देख लो ये पहला ही उत्तर, तो उ और उ में बड़का उ, तो लघु उत्तर में लघुत्तर। इसमें लू तो है, यहाँ घु तो है, लेकिन इसमें बड़का मात्रा के लघुत्तर, क्योंकि ये छोटका है और दोनों मिलेगा छोटका छोटका तो बड़का बनेगा लघुत्तर। बाकी सारा चीज में सेम टू सेम ही जुड़ रहा है, यहाँ पर भी समझा दिए उ प्लस में उ तो बड़का उ। इसमें फिर से वही सेम कंडीशन है, बड़का बड़का उ मिलेगा तब भी बड़का बनेगा, छोटका छोटका उ मिलेगा तब भी छोटका उ, और बड़का उ और छोटका उ मिलेगा तब भी बड़का उ बनेगा। जस्ट यही कंडीशन है। और यहाँ पे हमारा संधि का एक पहला दीर्घ संधि हमारे पास में समाप्त होता है। नाम पकड़ो, ऑब्जेक्टिव यहीं से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 90 में तुम देखो छुपा हुआ क्या है, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा बड़ा, मतलब कि छोटका रहेगा तब भी बड़ा, बड़का रहेगा तब भी बड़ा, दोनों कंडीशन में बड़ा ही रहेगा। और बड़ा में तो जितना भी हम लोग आ के बाद में आ बड़का, ई के बाद में फिर एक और बड़का, ऊ के बाद में एक और ऊ बड़का, इस तरीके से जो बड़का रहेगा बार बार वही उच्चारण होगा। तो यहाँ से तुम्हारा 2-3 को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, 2-3 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में संधि को यहीं रखते हैं, फिर अगला क्लास में मिलेंगे। ठीक।